जय श्री राम दोस्तों। आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं जो कि एक क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे रिलेटेड हम और भी चीज़ों को जानेंगे। तो चलते हैं, जानते हैं। जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गन्ने का ग्रेसी सूट डिजीज़ ये किसके कारण होता है? तो जो ग्रेसी सूट डिजीज़ होता है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ये जो गन्ने में ग्लेसी सूट डिजीज़ होता है वो वास्तव में फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। इस रोग में पौधे से बहुत अधिक पतले घास जैसे टहनियाँ निकलती हैं। जैसे ये प्लांट्स दिया हुआ है, ठीक है, पतली पतली टहनियाँ निकलती हैं। पौधा जो है बौना रह जाता है। इसमें उपज भी कम आती है और इसमें जो है मुख्य रूप से जो संक्रमित बीज गन्ने हैं तथा उसमें जो रस चूसने वाले जो कीट हैं उनके द्वारा ये चीज़ें होता है। तो इसमें जो रोग होता है शुगर केन में, ये ग्रेसी सूट डिजीज़ रोग होता है। इसका कारण होता है फाइटोप्लाज्मा और इसके लक्षण होते हैं कि घास जैसे अनेक टहनियाँ निकल आती हैं और पौधा बौना रह जाता है और उपज में काफ़ी कमी आती है। नेक्स्ट चलते हैं, जानते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा गया है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत लगभग 1966-67 के आसपास हुआ था, जिसमें उच्चतम उत्पादन किस्मों का सिंचाई उर्वरक आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग से ये हुआ था। इसका जो है सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और धान के प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा पड़ा था। नेक्स्ट इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन, जिसमें कि भारत में हरित क्रांति डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा शुरुआत की गई। विश्व की बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। एंड पीली क्रांति किससे संबंधित है? वो है तिलहन उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। नाबार्ड जो है इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो ये रिकमेंडेड किया गया था, बी शिवरमन कमेटी द्वारा इसको रिकमेंडेड किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है और इससे ये जो है कृषि और ग्रामीण विकास और सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड की स्थापना जब हुई थी तो उसका जो एक्ट बना था वो एक्ट था 1981 में इसका एक्ट पारित हुआ था। तो इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका मुख्य कार्य है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता और पुनर्वित्त प्रदान करना। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल राइजोबियम जीवाणु की सहायता से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अधिकतर दलहनी फसल करती हैं। तो दलहनी फसल में जैसे इसमें चना लिखा हुआ है, देखिए, और भी आगे पढ़ते हैं इसमें कि दलहनी फसलों जैसे चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर आदि की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु गांठें रूट नोडुल्स बनाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग योग्य रूप में बदलते हैं। इससे नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता कम होती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो अगर हम बोलें कि राइजोबियम किससे संबंधित है, तो राइजोबियम दलहनी फसलों से, एजोटोबैक्टर गैर दलहनी फसलों से, ब्लू ग्रीन एल्गी ये धान की खेतों में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, और एजोला एनाबिना
ये जो है धान की फसल में जैव उर्वरक से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में कृषि ऋण को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो कृषि ऋण को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। जो अल्पकालीन ऋण होता है वह 6 महीने से लेकर के 18 महीने तक के लिए होता है। इस प्रकार का जो लोन लिया जाता है वह बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी आदि चीज़ों के पैसे को पे करने के लिए इस प्रकार का लोन लिया जाता है। नेक्स्ट, मध्यकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण 15 महीने से लेकर के 5 साल तक के लिए लिया जाता है। इसके उपयोग से पंप सेट, कृषि उपज, पशु खरीद आदि चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण जो होता है ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट, मतलब कि जो 5 साल से 20 साल तक के लिए, 25 साल तक के लिए जो लोन लिया जाता है उसको दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। इसका उपयोग जो है भूमि सुधार, ट्रैक्टर, सिंचाई, बागवानी आदि के लिए किया जाता है। कुछ क्वेश्चन इससे और रिलेटेड बनते हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड मुख्यतः अल्पकालीन ऋण के अंतर्गत आता है। नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है। सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक कृषि ऋण के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गेहूं की बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो गेहूं की बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त समय नवंबर का प्रथम पखवाड़ा है, जिसमें कि हम जो फसल लगाते हैं गेहूं की फसल, तो गेहूं की फसल में अगर समय पे हम बुआई कर देते हैं तो उसमें फसल में अंकुरण अच्छा होता है उसके सीड से। और नवंबर के प्रथम पखवाड़े में अगर बुआई करते हैं तो पौधों की वृद्धि भी बेहतर होती है और अधिक उपज प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम देर से बुआई करते हैं तो तापमान बढ़ने के कारण, तापमान अगर बढ़ जाता है तो दाने भरने की अवधि कम हो जाती है, जिससे उत्पादन घट जाता है। और गेहूं के लिए उसके अंकुरण टाइम पे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। दाना पकते समय 14 से 16 डिग्री सेल्सियस। और ये मुख्य रबी की फसलें हैं, जैसे गेहूं, चना। रबी की फसलें हैं जैसे गेहूं, चना, सरसों, मटर, जौ, ये सब रबी की फसलें हैं। खरीफ फसलें जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा, ज्वार। रबी की जो फसल है वह अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है। खरीफ की फसल में जून जुलाई में बुआई की जाती है और जायद की फसल में मार्च अप्रैल में बुआई की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, मृदा का पीएच किस प्रकार की मृदा को दर्शाता है? मृदा का पीएच 7 किस प्रकार की मृदा को दर्शाता है? तो अगर पीएच मान 7 है तो मतलब वह उदासीन, न्यूट्रल है। तो कहने का मतलब ये है, अगर पीएच मान 7 है तो मृदा न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट, उसका पीएच मान 7 होने से मृदा की जो क्वालिटी होगी वो न्यूट्रल समझ में आएगी। और अगर 7 से कम है तो 7 से कम होने पर वह एसिडिक होता है, अम्लीय। और अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। और अधिकांश जो फसलें होती हैं वह 6.5 से 7.5 पीएच के बीच बहुत अच्छा ग्रो करती हैं। और इसमें लगभग उस टाइम पर पोषक तत्व ऑब्जर्व करने की काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होती है 6.5 से 7.5 में। अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसको सुधारने के लिए चूने का यूज़ किया जाता है। और वहीं पर अगर क्षारीय मिट्टी है तो उसको सुधारने के लिए जिप्सम का यूज़ किया जाता है। और अगर मृदा का पीएच मान मापना है तो उसके लिए पीएच मीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये समझ में आ गया होगा कि पीएच मान अगर 7 है तो न्यूट्रल, 7 से कम है 6 है एसिडिक, एंड 7 से ज़्यादा है तो एल्कालाइन। और सोडिक सॉइल है तो सोडिक सॉइल में जिप्सम, और एसिडिक सॉइल है तो उसको सुधारने के लिए लाइम। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से।
तो पीली क्रांति का उद्देश्य भारत में तिलहन के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना होता है। इसके अंतर्गत सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल आदि तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। तो कुछ ऐसी क्रांतियां हैं उसी से रिलेटेड, जैसे कि हरित क्रांति खाद्यान्न से उत्पादन से रिलेटेड है, जो कि विशेषकर गेहूं और धान से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य पालन से। स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। और भूरी क्रांति उर्वरक, चमड़ा आदि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में क्लोरोफिल का प्रमुख घटक है? तो क्लोरोफिल का जो प्रमुख घटक है वो है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल अणु के केंद्र में मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक है, जो कि मैग्नीशियम की कमी होने पर जो पुरानी पत्तियों में सिराओं के बीच में पीलापन हो जाता है, सिराओं के बीच में जो पीलापन होता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस दिखाई देता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं, जो कि अगर पौधों में पोषक तत्व तो नाइट्रोजन हम यूज़ करते हैं तो उसका मुख्य कार्य है कि वह पत्तियों की वृद्धि करता है, उसमें हरापन लाता है। वहीं पर बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस जड़ों का विकास करता है, फूल एवं सब्जी का निर्माण करता है, उससे रिलेटेड उसमें जो फूल होंगे या बीज होंगे उसका निर्माण करता है। वहीं पर पोटास की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और उसकी क्वालिटी, शाइनिंग, इन सब चीज़ों को बढ़ाता है पोटाश। वहीं मैग्नीशियम क्लोरोफिल का केंद्रीय तत्व है। कैल्शियम कोशिका भित्ति का निर्माण करता है और सल्फर प्रोटीन का निर्माण करता है। इस प्रकार कुछ पोषक तत्व थे जो कि पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? तो बस भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। इसमें जो सिफारिश की थी वो नाबार्ड ने सिफारिश की थी, और जो केसीसी है वह अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करता है, लेकिन वर्तमान में ये केसीसी के माध्यम से फसल ऋण के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन के लिए भी ऋण उपलब्ध कराता है। तो इस योजना का प्रारंभ 1998 में सिफारिश नाबार्ड में, और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आसान और समय पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना है। मुख्य लाभार्थी किसान है, पशुपालक या मत्स्य पालक है। नाबार्ड की बात करें तो 12 जुलाई 1982 की स्थापना हुई। केसीसी की बात करें तो 1998 में स्थापना हुई, और आरआरबी की स्थापना बोले तो 2 अक्टूबर 1975 को हुई। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल C4 है? तो गन्ना C4 में आता है, जो कि C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की H- पैथवे पाई जाती है। ये पौधे उच्च तापमान और अधिक प्रकाश में भी अधिक दक्षता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो कि फोटो रेस्पिरेशन बहुत कम होती है। C4 पौधे में जैसे मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, इसको ट्रिक के आधार पे यूज़ अगर करते हैं तो MSGB C4, MSGB मतलब M से मेज़, S से शुगर केन, और S से शुगर केन, G से ज्वार और B से बाजरा, तो MSGB। C3 प्लांट की बात करें तो C3 प्लांट है गेहूं, धान, चना, आलू, सरसों, वीट, राइस, चिकपी, पोटैटो, मस्टर्ड, ये C3 प्लांट में आते हैं। थैंक यू। अगर इस प्रकार की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।